Bismillahirrahmanirrahim. In the syllabus of BA, today we are going to start short stories. And the very first short story is The Killers. The Killers. This story is written by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, not the Hemingway. He is an American novelist as well as he is also a short story writer. He was a great Django novelist, he is, and he has written maybe about 6 or 7 novels, and his famous novels are From the Bell Tolls and A Clean and Well Lighted Place, The Old Man and the Sea, that is also included in your syllabus, as well as Farewell to Arms, and he also wrote a lot of short stories. There is also a short story written by Ernest Hemingway, and this is a story of suspense. ये एक सस्पेंस की कहानी है, जैसा कि टाइटल से वाज़ेह है, द किलर्स, कातिल, हेड हंटर्स, सरों का शिकार करने वाले कोई, किलर्स, सरों को काट डालने वाले, उनकी बात की गई है। स्टोरी प्लेस की गई है, सारी स्टोरी के कैरेक्टर, सारी स्टोरी का प्लॉट अमेरिका में किसी साहिल समंदर पर फिल्माया गया है। मीन के किसी साहिल समंदर पर पूरी स्टोरी परफॉर्म की जाती है। ये अमेरिका में कोई एक प्लेस है, अननोन प्लेस है, वी डोंट नो अबाउट दिस प्लेस, अननोन प्लेस है, और ये बताया गया है कि ये कोई साहिल समंदर है और उसके ऊपर एक लंच रूम है, यानी कि एक खाना खाने की जगह है, एक रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट का नाम है हेनरी लंच रूम। व्हाट इज हेनरी लंच रूम? ये एक होटल है, ये एक रेस्टोरेंट है, खाना खाने की जगह है, ये शहर समंदर पर, और यहाँ पर पूरी स्टोरी प्लेस की गई है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नाउ व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर ओवर देयर, बिकॉज ये एक लंच रूम है। जाहिर बात है, लंच रूम के अंदर कौन होता है? कोई मैनेजर होता है या कोई काउंटर पर बैठने वाला शख्स होता है, फिर एक बावर्ची होता है वहां पर, कुक, और फिर वहां पर एक वेटर भी होता है। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी लंच रूम से कि लंच रूम में ऐसे ही कैरेक्टर कोई पाए जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर ऐसे ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, किसी ऐसे ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। नाउ आइए देखते हैं यहाँ पर इस लंच रूम के अंदर स्टाफ कौन कौन सा है। इस लंच रूम के अंदर देयर इज अ निक, एक कैरेक्टर निक है, निक एडम, दैट इज अ कंप्लीट नेम, निक है, जो कि काउंटर के पीछे रहता है। ही इज आल्सो वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ लंच रूम। इस लंच रूम का एक सर्वेंट है, लेकिन इसकी ड्यूटी ये है काउंटर के पीछे। आप अक्सर होटल पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर काउंटर पर कोई शख्स होता है जो आपसे कैश लेता है। और ये भी एक बात याद रखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग फील करते हैं कि जिस जगह का नाम रेस्टोरेंट हो, वहां पर हम महसूस करते हैं कि खाना भी मिलेगा और रिहाइश भी मिलेगी, और जिस जगह का नाम होटल हो, वहां पर हम ये फील करते हैं कि सिर्फ वहां पर खाना मिलेगा। एक्चुअली दीज आर क्वाइट अपोजिट मीनिंग। रेस्टोरेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ खाना खाने की जगह, और होटल का मतलब होता है खाना प्लस रिहाइश। क्योंकि रेस्ट से रेस्टोरेंट, हम ये फील कर लिया कि रेस्टोरेंट के अंदर खाना भी और रिहाइश भी होती है, तो ये अपोजिट मीनिंग है। ये हेनरी लंच रूम ये एक रेस्टोरेंट है, होटल नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि हेनरी लंच रूम एक रेस्टोरेंट है, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ये खाना खाने की जगह है, यहाँ पर कोई भी आराम करने का, रिहाइश रखने की कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं है। तो इस लंच रूम में, इस रेस्टोरेंट के अंदर देयर इज अ पर्सन, हिज नेम इज निक, हु इज ही इज अ सर्वेंट, ये काउंटर पर होता है। देन देयर इज आल्सो अ वेटर, वेटर का मतलब वेट करने वाला, वेट करने वाले का मतलब यानी कि जो लोगों की ऑर्डर का वेट करता है, यानी कि जो लोगों को चीजें प्रोवाइड करता है, ये वेटर। इस टर्म से हम वाकिफ हैं। जॉर्ज, जॉर्ज इज अ वेटर, क्लियर? नाउ देयर इज आल्सो अनदर कैरेक्टर। मैं अभी स्टाफ बता रहा हूं कि
लंच रूम में स्टाफ कौन कौन सा है? निक एक काउंटर पर शख्स है, सर्वेंट है। दूसरा जॉर्ज है, वेटर है इस लंच रूम में। तीसरा अहम कैरेक्टर साम है, साम, ही इज नीग्रो, ये हबशी एक लड़का है और इसका काम ये है, ये कुक है। देखिए मैंने इसका जो रूम बनाया है व्हाइट बोर्ड पर, आप देख रहे हैं उस रूम के अंदर एक मैंने ओवन भी लगाया है। ओवन मीन तंदूर भी लगाया है जहां पर वो रोटी पकाता है। ही इज अ नीग्रो और इसके कमरे में एक खिड़की भी है। ही इज स्टैंडिंग ओवर देयर। नाउ स्टाफ इज कंप्लीटेड। इस हैंडी लंच रूम में 3 लोग एज अ स्टाफ काम कर रहे हैं। कौन से 3 लोग हैं? वन इज निक, सेकंड इज वेटर, his name is George, and third is Sam. Sam, he is Negro and he is cook. Clear? He is a cook. Now, ये तो इस हेनरी लंच रूम का एक स्टाफ है। अब इस लंच रूम में 2 वैगाबॉन्ड आते हैं, 2 हेड हंटर्स आते हैं, 2 किलर्स आते हैं जिन्होंने शॉर्ट गन्स अपनी कोट के नीचे छुपा रखी हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, उनके टाइट फेसेस हैं, टाइट उनके लिप्स हैं और दे आर लुकिंग लाइक वेरी डेंजरस एंड दे आर आल्सो इन दिस लंच रूम टू ईट समथिंग और टू हंट समवन। वो खाना भी खाने आए हैं और यहाँ पर वो किसी शख्स का शिकार करने भी आए हैं, किसी शख्स का सर्वनाश करने के लिए आए हैं। क्लियर? ओके। हिज नेम इज एल एंड मैक्स। 2 यहाँ पर लोग जो आए हैं, हेड हंटर, किलर्स, वैगाबॉन्ड, बदमाश जो 2 आए हैं, उनका नाम क्या है? एल एंड मैक्स। वेरी इजी नेम्स आर ओवर देयर। अब हाँ, आप 5 कैरेक्टर से वाकिफ हो गए। हैंडी लंच रूम का स्टाफ है निक, जॉर्ज एंड साम, और यहाँ पर जो वैगाबॉन्ड विजिट करने आते हैं उन दोनों का नाम है एल एंड मैक्स, ALL एंड MAX, मैक्स। क्लियर? नाउ एक और कैरेक्टर है जो इस हैंडी लंच रूम में नहीं पाया जाता, वो अपने घर में कहीं सोया हुआ है। हिज नेम इज ओल एंडरसन। ओले नहीं कहना, ओल एंडरसन। क्लियर? ओल एंडरसन इज ओवर देयर एंड ही इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस टाउन बट समवेयर एल्स ही इज लिविंग। किसी और जगह में वो रह रहा है। इज क्लियर? His name is Oz. Now I think you have taken the characters well. Now we will make the plot. अब हम प्लॉट शुरू करेंगे कि इस पूरी स्टोरी में क्या होता है, हम ये देखते हैं। मैंने ये पहले अर्ज कर दिया है कि स्टोरी इज अबाउट द सस्पेंस। इस स्टोरी में सस्पेंस है या आपको हॉरर महसूस होता है, खौफ महसूस होता है। क्लियर? लेट्स सी। हैंडी लंच रूम में जो स्टोरी ओपन होती है, 2 कैरेक्टर, एक एल और मैक्स, जिन्होंने शॉर्ट गन छुपाई हुई हैं और दे आर, उनके चेहरों से अपेयर होता है कि दे आर वैगाबॉन्ड, वो किलर हैं कोई। ग्लव्स उन्होंने ब्लैक पहने हुए हैं, ब्लैक जैकेट्स में डाली हुई, कोट पहने हुए हैं उन्होंने, और गन्स भी उनके पास हैं। और वो एंटर होते हैं और एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। देयर आर सम टेबल्स, यू शो, ओके, देयर आर सम टेबल्स। वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। जॉर्ज वेटर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या मेन्यू है। उन्हें जो मेन्यू दिया जाता है उनमें से वो कुछ सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं हमें ये खाना चाहिए। लेकिन जॉर्ज उनको बताता है कि खाने की तैयारी में अभी कुछ टाइम बाकी है और घड़ी को देखा जाता है। घड़ी केवल टाइम के हवाले से उनका क्लैश होता है। बहरहाल एल और मैक्स इस जॉर्ज को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। they say to him that he is a good boy, he is a young boy, and they said that ये तो बहुत प्यारा लड़का है, जॉर्ज को कहते हैं। वो जॉर्ज को इस तरह के अल्फाज भी कहते हैं और उससे डिमांड करते हैं जिस खाने की, वो खाना जॉर्ज के पास नहीं है। इस बात पर भी उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। एट लास्ट वो कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं खाने के लिए, जिसमें सूर की रान है, एग्स हैं और कुछ इस तरह की और चीज है। वो सिलेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हमें ला दो। उनको खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है। एल और मैक्स खाने पर टूट पड़ते हैं और वो जो खाना खा रहे हैं वो ग्लव्स उतारे बगैर खा रहे हैं।
ग्लव्स के साथ ही खा रहे हैं वो खाना। ये सीन भी क्रिएट करता है दे आर वाइल्ड, कि ये वैगाबॉन्ड जो है वाइल्ड है, ये किलर्स वाइल्ड किस्म के हैं जिन्होंने दस्ताने भी नहीं उतारे और उसके साथ खा रहे हैं। एंड दे आर आल्सो मोकिंग एंड जोकिंग एंड स्टाइलाइजिंग एंड देयर रिमार्क्स और आर्निकल रिमार्क्स, वो मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं किसको। एंड दे आर आल्सो आस्किंग अबाउट, वो जॉर्ज से पूछते हैं कि उसके शौक क्या क्या हैं। वो उससे पूछते तुम मूवी देखने जाते हो। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा यहाँ पर एक तो निक है, और एल और मैक्स फिर पूछते हैं उससे क्या इस लंच रूम के अंदर कोई और भी है। उसे बताया जाता है कि जी हाँ जी, एक साम नीग्रो है जो कि इस लंच रूम का कुक है। जब तीनों कैरेक्टर्स के बारे में एल और मैक्स जान लेते हैं और ये पोजीशन भी देख लेते हैं कि कौन आ रहा है लंच रूम में, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, और ये इवनिंग टाइम है, टाइम तकरीबन 5 बज रहे हैं। करेक्ट। लेकिन एल और मैक्स यहाँ पर आए क्यों हैं, ये बात निक को, जॉर्ज को और साम को समझ नहीं आ रही। वो इन तीनों कैरेक्टर्स को, स्टाफ को बाहर ले आते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जॉर्ज निक पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग चाहते क्या हो आखिर, और उन्हें नहीं बताया जाता कि वो क्या चाहते हैं। एट लास्ट ऑल, सॉरी, एट लास्ट एल, एल कौन है, वैगाबॉन्ड है, किलर है। ये एल 2 किलर में से एक किलर एल की बात कर रहा हूं। एल जो है वो 2 कैरेक्टर को, स्टाफ के 2 मेंबर को एक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। इस रूम में किस किस को एल ले गया है, एल इस रूम में ले गया है निक को और साम को ले गया है। वहां जाकर एल ने, अब बाहर कौन कौन से कैरेक्टर रह गए हैं लंच रूम के अंदर, जॉर्ज वेटर रह गया है और मैक्स रह गया है। मैक्स ने जॉर्ज को यह ऑर्डर किया है कि आप लंच रूम में जो भी शख्स है तुमने उससे कहना है कि खाना खत्म है, खाना नहीं है। एल इन 2 कैरेक्टर्स को क्यों ले गया है रूम के अंदर, हमें यह तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन हमें जरूर मिली है कि वहां पर एल ने साम और निक के हाथों को पीछे बांध दिया है और मुंह में टावल ठूस दिया है, और फिर वो नीचे पड़े हुए हैं रूम के अंदर। एल खिड़की में से देख रहा है और मैक्स जो बाहर ठहरा हुआ है मैक्स से बातें भी कर रहा है। और फिर जॉर्ज को मैक्स बताता है कि इन दोनों किलर्स के आने का मकसद क्या है इस लंच रूम में। जॉर्ज को बताया जाता है कि एक्चुअली यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम ओल एंडरसन है, जो हैवी वेट बॉक्सर है, वो यहाँ पर शाम को 5 बजे रोजाना खाना खाने आता है। और वो दोनों किलर यहाँ पर आए हैं क्यों, ओल एंडरसन का सर उड़ाने के लिए, उसे कत्ल करने के लिए। लेकिन खुशकिस्मती से आज ओल एंडरसन तो हैंडी लंच रूम में आया ही नहीं है। जॉर्ज उनसे पूछता है कि आप लोग ओल एंडरसन से क्या दुश्मनी रखते हो, क्यों आकर उसे मारना चाहते हो। तो ये किलर कहते हैं हमने अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए उसे मारना है। इट मीन दैट ये किराए के कातिल हैं, ये हायर्ड हेड हंटर्स हैं। किराए के कातिल, हायर्ड हेड हंटर्स, किराए के कातिल हैं ये। क्लियर। तो उनको पता चलता है कि ये ओल को मारने आए थे, और फिर वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं जॉर्ज से कि बताओ ओल एंडरसन आता है यहाँ। वो कहते हैं ओल एंडरसन आता है लेकिन आज नहीं आया। वो तकरीबन 7 बजे तक इंतजार करते हैं ओल एंडरसन का, लेकिन इस असना में हमें पता नहीं चलता कि अंदर एल, सैम और निक के साथ क्या कर रहा है। हाँ, हमें इतना अंदाजा हुआ है, जब मैक्स ने पूछा है कि वो दोनों लड़के क्या कर रहे हैं अंदर, तो एल ने कहा वो दोनों लड़के आपस में बंधे हुए हैं और ऐसे महसूस हो रहे हैं, ऐसे वो एंजॉय कर रहे हैं जैसे 2 लड़कियां एंजॉय करती हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, यू कैन कंसीडर इट एंड वेट। आप इसका खुद वजन करेंगे और कंसीडर करेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। मे बी देयर इज सम इंडिकेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ओके, व्हाटसोएवर।
7 बजते हैं जब, तो एल बाहर आ जाता है। मैक्स और एल अपने वहां से डिपार्चर शो करते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं 7 बजे, और वो हेनरी ब्लूम लंच रूम से जाते हुए वहां पर मौजूद जो लाइट्स के बड़े बड़े पोल्स हैं उनके नीचे गुजरते हुए गुम हो जाते हैं। और फिर जॉर्ज जाता है रूम में, उनके मुंह से टॉवल निकालता है, उनके हाथ खोलता है और वो तीनों कैरेक्टर्स बाहर आ जाते हैं। निक को ये अंदाजा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा ब्रूटलिटी है, लॉलेसनेस है, और फिर हमारे साथ तो जो भी हुआ हमें चाहिए कि हम जाकर ओल एंडरसन को खबरदार करें कि somebody wants to kill him, कोई शख्स से कत्ल करना चाहता है, हमें ये खैर ख्वाही जरूर करनी चाहिए। और निक इस लंच रूम से बाहर आता है और फिर ट्रेवल करता हुआ चलता हुआ गलियों में से तलाश करता हुआ ओल एंडरसन के घर तक जा पहुंचता है, और ओल एंडरसन के घर की जो हाउस कीपर है उससे मिलता है। वो निक को ले जाती है ओल एंडरसन के कमरे तक, और जब ओल एंडरसन कमरे को खोलता है तो अजीबोगरीब नजारा देखता है। ओल एंडरसन ने पूरी ड्रेसिंग की हुई है, उसने टाई लगाई हुई है, उसने कोट पहना हुआ है, उसने पैंट शर्ट बूट्स हर चीज पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन ही इज लेइंग ऑन द बेड। वो हैवीवेट बॉक्सर है, उसकी कद बहुत लंबी है, बेड से भी बाहर उसके पांव लटक रहे हैं, और वो पूरी तैयारी के साथ उस बेड के ऊपर लेटा हुआ है। एंड ही इज वॉचिंग टुवर्ड अ वॉल, वो एक दीवार की तरफ देख रहा है, मुसलसल घूरे जा रहा है। निक अंदर दाखिल हुआ तो निक को भी कोई तवज्जो नहीं देता, वो सिर्फ वॉल को देखे जा रहा है। वॉल बिल्कुल खाली है, वॉल पर कोई तस्वीर भी नहीं है, वो मुसलसल उसे ही देखे जा रहा है। और निक उसे कहता है, ओल एंडरसन तुम्हें कोई कत्ल करना चाहता है, कुछ वैगाबॉन्ड तुम्हें मारना चाहते हैं। तो ओल एंडरसन जवाब देता है, वो कहते हैं मैं भाग भाग कर थक चुका हूं। तो निक उसे कहता है, क्या तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे रफा दर्ज करने के लिए? वो कहते हैं, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। निक उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए, वो कहता है मुझे जरूरत नहीं है। और फिर एंड में ओल एंडरसन कहता है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आकर मुझे बताया, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं पर खाली दीवार को तकता रहता है। निक वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद वो हैंडी लंच रूम में जब आता है तो फिर हैंडी लंच रूम में कहता है अपने दोस्तों को कि मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता। और फिर वो जॉर्ज और शाम को छोड़कर जा रहा है। स्टोरी एंड हो जाती है। इस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करनी चाहिए और जो वर्दी टू डिस्कस हैं। पहली बात, इस स्टोरी में सस्पेंस रहा है और हॉरर भी रहा है। हॉरर किस वक्त हुआ? जब लंच रूम के अंदर वैगाबॉन्ड आ गए और उन्होंने हरासमेंट दी, स्टाफ को बांधे रखा, तो कोप किया, और हमें लगा था किसी वक्त भी कोई किलिंग हो जाएगी, कोई कत्ल हो जाएगा, बट दैट नेवर हैपेंड। कत्ल हुआ नहीं है, लेकिन कत्ल का एटमॉस्फेयर जरूर क्रिएट कर दिया गया है। कत्ल नहीं हुआ, लेकिन कत्ल का एटमॉस्फेयर, खौफ और हरास पैदा कर दिया गया है, और हमारे अंदर मुसलसल तजस्सुस भी रहा है कि क्या होने वाला है। क्लियर? दूसरी बात, दूसरा बड़ा थीम ओल एंडरसन के हवाले से है। ओल एंडरसन को जब बताया गया कि तुम्हें कोई शख्स मारना चाहता है, तो ओल एंडरसन ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। वो आए, हेमिंग्वे ये बताना चाहता है, जब इंसान इंतहाई मायूस हो जाए, जब इंसान इंतहाई मायूस हो जाए तो वो इंतहाई बहादुर हो जाता है। जब वो इंतहाई मायूस हो गया, भाग भाग कर थक गया, जिंदगी को बचा बचा के थक गया, वो अब कोई भी जिंदगी का रास्ता नहीं है, तो वो अब वहां पर पड़ा हुआ है। उसे जब बताया गया है कि तुम्हें कोई दो वैगाबॉन्ड तलाश कर रहे हैं, कोई विलन तलाश कर रहे हैं, कोई किलर्स तुम्हें किल करना चाहते हैं, तो उसने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं भाग भाग कर थक गया, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें। ये नहीं कि वो बहादुर ही हो गया ना। दूसरा थीम इस स्टोरी का ये था
एक तीसरा थीम है स्टोरी का, वो ये, क्या अमेरिका की लैंड इतनी लॉलेसनेस का शिकार है? क्या वहां पर इतनी बदनजमी है? क्या वहां पर इतनी वहशत, और जिसे वहशत को कहते हैं ब्रूटलिटी, क्या इतनी ब्रूटलिटी वहां पर मौजूद है? क्या इतनी लाकानूनियत वहां पर मौजूद है कि वहां पर हेड हंटर्स सरेआम घूम रहे हैं, कोई कानून उनको चेक नहीं कर रहा? अमेरिका की सोसाइटी लॉलेसनेस का शिकार है। ये तीसरा थीम इसका। दैट वाज थर्ड थीम। ओके, फर्स्ट थीम में हम डिस्कस करते हैं दैट्स द अपॉलिंग स्टोरी। कौन सी? अपॉलिंग। अपॉलिंग कहते हैं डराने वाली स्टोरी है, डरावनी स्टोरी है। किसके बारे में है? अबाउट हायर्ड हंटर्स के बारे में, कि सरों का शिकार करने वालों के बारे में है, किलर्स के बारे में है। दूसरा थीम इसका ये है कि ओल एंडरसन के हवाले से, कि जब इंसान इंतहाई मायूस हो जाता है, जब इंसान हिम्मत हार बैठता है, तो इंतहाई बहादुर हो जाता है इंसान। क्लियर? तीसरा थीम ये है कि अमेरिकन सोसाइटी लॉलेसनेस का शिकार है। क्लियर? नाउ कम एंड ओपन योर बुक, एक्यूट शॉर्ट स्टोरी, written by me, written by Bhutta. Now, this is a book from AP Publisher, Advanced Publisher. I'm going to read questions and answers from this book. Short stories, answers, page 1, The Killers, अर्नेस्ट हेमिंग्वॉय, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये इस पूरी स्टोरी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ ही आपके तमाम ये नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर इसका आंसर को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओल एंडरसन के हवाले से है। देयर इजंट एनीथिंग आई कैन डू अबाउट इट, ओल एंडरसन सेड। ओल एंडरसन जो कि हैवीवेट बॉक्सर था, उसने कहा यहां पर कुछ भी नहीं है। आई कैन डू अबाउट इट, जो मैं कर सकूं, करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। डिस्कस करें इस बात को। ओल एंडरसन की इस बात को डिस्कस करें जब उसने कहा मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। या ही लुक्ड एट द वॉल, उसने दीवार की तरफ देखा। किसने दीवार की तरफ देखा? ओल एंडरसन ने, और कहा थैंक्स फॉर कमिंग टू टेल मी अबाउट इट, आपका शुक्रिया मुझे ये सब आकर बताने का। इस कोटेशन को डिस्कस करें। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये भी सवाल उठाया है। या सवाल ये आ जाए, व्हाट डज ओल एंडरसन रीड ऑन द वॉल, ओल एंडरसन दीवार पर क्या पढ़ रहा था? एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब है तफसील से वजाहत करें, तफसील करें। ओल एंडरसन दीवार पर क्या पढ़ रहा था? खाली दीवार को देख रहा था, तो खाली दीवार पर देखने से क्या पढ़ना था उसने, ये डिस्कस करें। हम यही कह सकते हैं जवाब में कि वो खाली दीवार को देख रहा था, और खाली दीवार को पढ़ने का मतलब ये है उसका जहन भी खाली था, बस वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम क्या है? थीम से मुराद इसका मरकजी ख्याल क्या है, इसका स्टोरी लिखने का असल मकसद क्या है? द किलर्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वॉय। या सवाल आ जाए, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ओल एंडरसन, ओल एंडरसन का क्या रिएक्शन था? या सवाल आ जाए, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल एंडरसन, ओल एंडरसन का कैरेक्टर स्केच लिखें। बेटा ये 6-7 सवाल बार बार यूनिवर्सिटी रिवाइज करती है, आपसे पूछती है। इन 7 या 8 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, और ये सारे क्वेश्चंस किसके बारे में हैं? ओल एंडरसन के बारे में ही हैं। तो ओल एंडरसन के सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डील होंगे, और बहुत अच्छा डील होगा। दैट विल नॉट बी एन आरजी बारजी। ये महज सिर्फ आरजी बारजी नहीं होगी, फजूलियात इसमें नहीं होगी आंसर में, बल्कि आप एक मजबूत वाइटल आंसर देंगे, ताकतवर आंसर देंगे आप। आइए इसके आंसर की पहले रीडिंग करते हैं। आफ्टर दिस आई विल ट्रांसलेट इट
for you. And after my translation, you will read it out and translate it for me. Ready? Now make concentration on pronunciation, especially. Answer of these eight questions. It is an appalling story that tells us about two mysterious hired headhunters, Al and Max, who wanted to haunt a fellow heavyweight boxer, Ole Anderson, only to please a friend of theirs. They searched for their prey at Henry's lunchroom somewhere in America one evening, but were dejected when the desired fellow did not approach over there. They left this mysterious place, leaving behind looming shadows of moral corruption and death. When Ole Anderson was visited by Nick and told about the headhunters, he did not show any shock. The sadness was at his center. Theme. Perhaps something was dead in him, and what was dead was hope. For where no hope is left no fear. He was extremely despair, so he reacted to Nick. Thanks for coming to tell me about it. I am through with all that running around, and there ain't me or not, ain't anything to do now. He was watching toward blank wall, which is the notion of his hopeless mind. Now translation of this answer. It is an appalling story. ये एक ड्राउनी कहानी है, ये खौफ दिलाने वाली कहानी है. That tells us about two mysterious, जो हमें बताती है दो पुरस्कार हायर्ड हेडहंटर्स के बारे में, किराए के कातिलों के बारे में. ये एक ड्राउनी कहानी है जो हमें दो हेडहंटर्स के बारे में बताती है. हेडहंटर्स मीन सरों का शिकार करने, यानी कि कातिल. और उनका नाम क्या है? एल और मैक्स. Who wanted to haunt a fellow, जो एक शख्स का शिकार करना चाहते हैं. कौन किसका शिकार करना चाहते हैं? एल एंड मैक्स किसका शिकार करना चाहते हैं? ओल एंडरसन का. एक फेलो को हॉन्ट करना चाहते हैं. वो फेलो कौन है? हैवी वेट बॉक्सर ओल एंडरसन. क्लियर? क्यों कत्ल करना चाहते हैं उसे? ओनली टू प्लीज अ फ्रेंड ऑफ देयर, सिर्फ अपने किसी दोस्त को खुश करने के लिए. They searched for their prey at Henry's lunchroom. उन्होंने अपने शिकार को तलाश किया. कहां पर? हेनरी लंच रूम में. किन्होंने अपने शिकार को तलाश किया? एल एंड मैक्स. समवेयर इन अमेरिका. अब ये लंच रूम कहीं पर है, मौजूद है अमेरिका में. वन इवनिंग, कब उन्होंने तलाश किया? एक शाम को. बट वर डिजेक्टेड, लेकिन ये दोनों किलर्स डिजेक्टेड, मायूस हुए. व्हेन द डिजायर्ड फेलो डिड नॉट अप्रोच ओवर देयर, जब मतलूबा शख्स इस जगह ना पहुंचा. जब मतलूबा शख्स इस जगह ना पहुंचा. किस जगह ना पहुंचा? हैंडी लंच रूम में. तो ये लोग दोनों किलर्स क्या हुए? डिजेक्टेड हुए, बहुत ज्यादा मायूस हुए. They left this mysterious place. उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया. मिस्टीरियस पुरस्कार. उन्होंने इस लंच रूम को छोड़ दिया, इस पुरस्कार जगह को छोड़ दिया, क्योंकि उनके आने की वजह से ये लंच रूम पुरस्कार हो गया था. कातिल जो ही इंटर हुए लंच रूम में, तो लंच रूम पुरस्कार हो गया है, खौफ दिलाने वाला हो गया है.
उन्होंने इस लंच रूम को छोड़ दिया, लीविंग बिहाइंड लोमिंग शेडोज ऑफ मॉरल करप्शन। इस जगह को छोड़ दिया लेकिन अपने पीछे, लिविंग बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ गए वो लूमिंग, धुंधले से शेडोज, साए। किस चीज के धुंधले साए छोड़ गए पीछे? मॉरल करप्शन के, इखलाकी बिगाड़ के। एक करप्शन होती है, बदगुमानी कहते हैं, एक मॉरल करप्शन होती है। मॉरल करप्शन जब भी बात आएगी तो उसका मतलब ये होता है इनलीगल सेक्स और रिलेशनशिप, ये मॉरल करप्शन में आती है। सेक्सुअल हरासमेंट, ये मॉरल करप्शन में आती है। तो अपने पीछे वो क्या छोड़ गए हैं? लूमिंग शेडोज छोड़ गए हैं, धुंधले साए छोड़ गए हैं। किस चीज के? मॉरल करप्शन के एंड डेथ, और मौत के। उन्होंने दो चीजें यहाँ छोड़ी हैं। एक तो उन्होंने इस लंच रूम के अंदर मॉरल करप्शन की है। किस के साथ, किसने की? हमें अंदाजा होता है कि एल ने साम और निक के साथ मॉरल करप्शन की है। और दूसरी बात क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने मौत की बात की है, गन्स दिखाई है, किसी को कदर करने की बात की है। तो यहाँ पर मौत के भी साए छोड़ दिए गए हैं। वो लोग चले गए लेकिन अपने पीछे वो साए छोड़ गए। किस चीज के साए? मौत के साए छोड़ गए। किस चीज के साए? मॉरल करप्शन के साए छोड़ गए। साए छोड़ के मुराद ये है कि कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर छोड़ गए, ऐसा माहौल छोड़ गए, ऐसा असर छोड़ गए, ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ गए, ऐसी सोचें छोड़ गए, मौत की सोचें छोड़ गए, मॉरल करप्शन की बातें छोड़ गए। क्लियर? When Ole Anderson was visited by Nick, जब ओल एंडरसन के पास निक आया, जब ओल एंडरसन को विजिट करता है कौन? निक, एंड टोल्ड अबाउट द हेड हंटर्स, और वो कातिलों के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है। किसको कौन करता है? ओल एंडरसन को निक इन्फॉर्म करता है। तो फिर क्या होता है? He did not show any shock. तो ओल एंडरसन किसी किस्म की हैरानगी शो नहीं करता, किसी किस्म का शौक शो नहीं करता। द सैडनेस वॉज एट हिज सेंटर। क्यों? उदासी उसके दरमियान में मौजूद थी। किसके दरमियान में मौजूद थी? ओल एंडरसन के दरमियान में, उसके दिल के अंदर, उसके सेंटर के अंदर, उसके ब्रेन में क्या थी? उदासी, मायूसी। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखिए। Perhaps something was dead in him. शायद उसके अंदर कोई चीज मर गई थी। किसके अंदर? ओल एंडरसन के अंदर। शायद उसके अंदर कोई चीज मर गई थी। And what was dead? और जो चीज मर गई थी, was hope, वो उम्मीद थी। ओल एंडरसन के अंदर कोई चीज मर गई थी, और वो क्या चीज थी मरने वाली? वो उम्मीद थी। यानी कि हम कहना चाहते हैं ओल एंडरसन के अंदर उम्मीद ही मर गई थी। उम्मीद का लाशा था अंदर, उम्मीद थी नहीं उसके अंदर। फॉर वेयर नो होप इज लेफ्ट, और याद रखें जहां पर उम्मीद नहीं रहती, जहां पर उम्मीद बाकी ना हो, इज लेफ्ट नो फेयर, वहां पर खौफ भी बाकी नहीं रहता। खौफ और उम्मीद का आपस में गठजोड़ है। जब आप उम्मीद करते हैं तो साथ खौफ भी जुड़े होते हैं। जब आप बीए को पास करने की उम्मीद करते हैं तो फेल होने का खौफ भी साथ जुड़ा होता है। जब आप किसी बहुत बड़े एम को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो साथ ये खौफ भी होता है कि शायद आप नाकाम हो जाएं। जब आपके अंदर खौफ ही, जब आपके अंदर उम्मीद ही ना हो तो फिर खौफ कहाँ होगा? खौफ तो होगा ही नहीं जब आपने उम्मीद कुछ बड़ा काम करना ही नहीं है, तो फिर खौफ भी नहीं होगा। क्योंकि ओल एंडरसन के अंदर कोई भी उम्मीद ना थी। अगर कोई उम्मीद थी तो मर चुकी थी वो उम्मीद उसके अंदर, इसलिए अब उसके अंदर खौफ भी ना था। He was extremely despair, वो इंतहाई मायूस हो चुका था। So he reacted to Nick, इसीलिए वो निक से कहता है, Thanks for coming to tell me about it. आपका बहुत शुक्रिया मुझे आकर इन तमाम चीजों के बारे में बताने का, इन तमाम चीजों के बारे में बताने का आपका बहुत शुक्रिया। फिर वो कहते हैं, I am through with all that running around.
थ्रो विथ का मतलब है थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं भाग भाग कर, मैं जान बचाने के लिए इर्द गिर्द भाग भाग कर थक चुका हूं, मैं भाग भाग कर थक चुका हूं। फिर एक और बात कहता है वो निक से, कौन कह रहा है? ओल एंडरसन। देयर इज एनीथिंग टू डू नाउ, अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। He was watching toward blank wall, वो खाली दीवार की तरफ देख रहा था। कौन देख रहा था? ओल एंडरसन। ओल एंडरसन खाली दीवार की तरफ देख रहा था। Which is the notion of his hopeless mind, जो कि इशारा है उसके नाउमीद ज़हन की तरफ। यानी कि खाली दीवार को तकने का मतलब ये है उसका ज़हन भी खाली था। खाली दीवार को तकना सिंबलाइज करता है, इशारा देता है इस चीज की तरफ कि ओल एंडरसन का ज़हन भी खाली था। देखो ये हमने इंग्लिश पोर्शन में से, एक्यूट शॉर्ट स्टोरीज के इंग्लिश पोर्शन में से आपने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन टॉपिक तो एक था, लेकिन क्वेश्चन नियर अबाउट 8 थे जो आपने एक ही आंसर में बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिया है। अगर इसके उर्दू पोर्शन पर जाएंगे तो सबसे पहले पेज नंबर 2 में, अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे बिल्कुल अपोजिट, बुक को एंड से खोलेंगे तो वहां से देखें पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरीज तारुफ, द किलर, हेमिंग्वाय की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। नीचे इस पूरी स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया है कि इस स्टोरी में है क्या क्या। आप इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद पेज नंबर 11 पर चले जाएंगे। उर्दू पोर्शन से पेज नंबर 11 पर जब पहुंचेंगे तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी पढ़ा है और उसके तमाम उसका आंसर पढ़ा है जो हमने, उस आंसर का लाइन टू लाइन यहाँ पर तर्जमा मौजूद है, ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है। यानी कि अगर आपको कहीं पर परेशानी हो आंसर पढ़ते वक्त तो आप फिर उर्दू वाले पोर्शन में जाकर लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन को कंसल्ट करेंगे कि हमने आंसर में क्या लिखा है, किस लाइन का क्या मतलब है, और ये ट्रांसलेशन इस तरह की होगी कि हर एक सेंटेंस की अलग ट्रांसलेशन होगी, बल्कि साथ आपको हर सेंटेंस में मौजूद डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग भी वाज़े नजर आएगा ट्रांसलेशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब की ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 के फिर जवाब की ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब की ट्रांसलेशन और 4 के जवाब की ट्रांसलेशन। ये एक स्टोरी है द किलर। पहली स्टोरी के मैंने आंसर जो बनाए हैं वो 4 बनाए हैं एंड दीज आर वेरी शॉर्ट, लेकिन एक पैराग्राफ सबके अंदर सेम होता है। लेकिन इसके बाद जो बाकी 14 जो स्टोरीज हैं उन तमाम 14 स्टोरीज का सिर्फ एक सवाल है। यानी कि हर स्टोरी को मैंने जितने भी सवाल पंजाब यूनिवर्सिटी ने उठाए थे, अगर 15 क्वेश्चन भी थे या 20 क्वेश्चन भी हैं स्टोरी के बारे में, तो 20 क्वेश्चन का मैंने आंसर एक ही बनाया है। क्वेश्चन ऊपर मेंशन कर दिए हैं और आंसर को मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। और जब किसी भी, अगर मैं 20 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, देन यू कैन चेक इंडिविजुअली, आप अलग अलग किसी क्वेश्चन को पकड़ कर पढ़ें और फिर उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आपकी उसके आंसर के अंदर जरूर उसका आंसर होगा। जस्ट दैट नॉट वुड बी आर जी बट सुनाई सके।